चंद्रशेखर सुबह सुबह अपनी पत्नी से बात कर रहा था और तभी अचानक से दोनों पति पत्नी पूरी तरह से भावुक हो जाते हैं, क्योंकि पत्नी बीमार है और बीमारी के इलाज के लिए पैसे चाहिए और चंद्रशेखर बहुत कम पैसे कमाया करता है, जिन पैसों में से बेटे की पढ़ाई भी हुआ करती है और पैसों की कमी होने के कारण पत्नी का इलाज ठीक से नहीं हो रहा है। इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी भावुक हो गए थे, लेकिन तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है और जैसे चंद्रशेखर जाकर दरवाजा खोलता है तो सामने एक बेहद ही अमीर व्यक्ति खड़ा हुआ था, जिसके पास करोड़ों की कार थी और साथ में ड्राइवर भी था। इस बात को देखकर चंद्रशेखर पूछने लगता है कि आप कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। तभी वह अमीर व्यक्ति कहता है कि क्या तुम्हारा नाम ही चंद्रशेखर है। तो उसके बाद चंद्रशेखर कहता है कि हाँ, मेरा नाम ही चंद्रशेखर है, लेकिन आप कौन हो। तो उसके बाद वह अमीर व्यक्ति कहता है कि मेरी छोड़ो, तुम्हारी पत्नी बीमार है ना, मैं उसका इलाज करवाना चाहता हूं, चाहे जितने भी पैसे खर्च आ जाए मैं उन पैसों को खर्च करूंगा। इस बात को सुनकर चंद्रशेखर पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति को उसने अब तक कभी भी नहीं देखा था। कौन था वह अमीर व्यक्ति और किस वजह से इसकी पत्नी का इलाज करवाना चाहता था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मुंबई के एक रेलवे स्टेशन पर एक चंद्रशेखर नाम का व्यक्ति कुली का काम किया करता है, जिसकी उम्र 33 साल है और वह अपने घर में अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ रहा करता है। लेकिन उसकी जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूटा पड़ा है, क्योंकि उसके पास ना तो अच्छे खासे पैसे हैं, वह अपने बच्चे की पढ़ाई में भी ध्यान दे रहा है और साथ में अपनी पत्नी के इलाज के लिए भी पैसे इकट्ठा किया करता है। पैसों की कमी की वजह से वह काफी ज्यादा परेशान है और रेलवे स्टेशन पर बैठा बैठा अपने पुराने दिनों के बारे में सोच रहा था। दरअसल पहले जब चंद्रशेखर की शादी हुई थी तो वह अपने गांव में रहा करता था और जब उनको बच्चा हो जाता है तो बच्चे के अच्छे फ्यूचर के लिए वो लोग मुंबई आए थे, ताकि यहां पर आकर अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई लिखाई दिला सके। लेकिन जैसे वो यहां पर आते हैं तो उसके कुछ दिनों बाद ही उसकी पत्नी की तबीयत खराब होने लगती है और जब बच्चा पढ़ने लिखने लायक होता है तो उसी दौरान जो पत्नी होती है वह काफी ज्यादा बीमार रहने लगती है और चंद्रशेखर के ऊपर पैसों की तंगी आने लगती है और इसी वजह से वह काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि अगर पत्नी का इलाज कराए तो बच्चे की पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आ जाती है और अगर बच्चे की पढ़ाई लिखाई को कराए तो पत्नी की तबीयत खराब रहती है। इसी कश्मोकश में वह अपनी जिंदगी को जी रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वह रेलवे स्टेशन पर मुस्कुराता हुआ सबसे बात किया करता और लोगों के सामान को इधर से उधर पहुंचाया करता और पैसे लिया करता। इसी तरह से एक दिन जब चंद्रशेखर शाम के समय छुट्टी करके घर जाने ही वाला था तो उसी दौरान वहां पर एक स्टेशन की बेंच पर उसे एक व्यक्ति बैठा हुआ मिलता है, जिसने अपने चेहरे को पूरी तरह से छुपा रखा था और वह इधर उधर बड़ी अजीब निगाहों से देख रहा था। चंद्रशेखर जब उसकी तरफ देखता है तो उसे वो बड़ा ही अजीब लगता है, लेकिन जैसे चंद्रशेखर उसे देखता है तो वह व्यक्ति भी उसे देख लेता है और उसके बाद बेंच से उठकर इधर उधर देखता हुआ चोरी छुपे उसके पास आता है और कहने लगता है कि क्या आपके पास खाना है, अगर आपके पास खाना हो तो आप मुझे खाना दे दीजिए। अब इस बात को सुनकर चंद्रशेखर हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि क्या हुआ, क्या आपने खाना नहीं खाया है। तो यहां पर वो व्यक्ति कहता है कि पिछले 2 दिन से मैं भूखा हूं और मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। इस बात को सुनकर चंद्रशेखर कहने लगता है कि ठीक है, अगर आपको भूख लगी है तो यहां पर तो मेरे पास खाना नहीं है, लेकिन स्टेशन से थोड़ी ही दूर मेरा घर है जो कि किराए का है और उसके अंदर मैं अपने परिवार के साथ रहा करता हूं, आप मेरे साथ वहां पर चलिए और वहां पर मैं आपको खाना खिला दूंगा। इस बात को सुनकर वह व्यक्ति जो उससे खाना मांग रहा था वह उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और अब जो चंद्रशेखर होता है वहां से उस व्यक्ति को अपने साथ लेकर अपने घर की तरफ चलने लगता है। रास्ते में वो उससे बात करता है, उसका नाम पूछता है तो वह अपना नाम भास्कर बताता है। भास्कर अपने चेहरे पर गमछा ओढ़े हुए था और आते समय भी वह इधर उधर देख रहा था। तो चंद्रशेखर उससे पूछता है कि तुम किसको देख रहे हो। तो वो कहने लगता है कि कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं और मुझे डर है कि कहीं मैं उनके हाथ ना लग जाऊं। ऐसा कहकर जो भास्कर होता है उसके पीछे पीछे चलता रहता है और चंद्रशेखर भी तेज कदमों से उसे अपने घर के अंदर ले जाता है। घर जाने के बाद चंद्रशेखर की पत्नी भास्कर को देखती है और देखने के बाद पूछने लगती है कि कौन है ये और आप इन्हें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो चंद्रशेखर कहता है कि ये मेरा दोस्त है और मैं इसे खाना खिलाने के लिए लेकर आया हूँ, तुम ऐसा करो हम दोनों के लिए खाना लगा दो। इसके बाद पत्नी जैसे तैसे किचन में जाती है और वहां पर जाकर दोनों के लिए खाना लगाकर उन्हें खाना खाने के लिए दे देती है। थोड़ी देर में चंद्रशेखर और भास्कर खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद जो चंद्रशेखर होता है वह भास्कर से पूछने लगता है कि देखिए अब तो आपने खाना खा लिया और अब ये बताओ कि तुम्हारे पीछे कौन लोग लगे हैं और क्या कारण है जो वो तुम्हारे पीछे लगे हैं। तो इसके बाद जो भास्कर होता है वह उससे झूठ बोल देता है, कहता है कि मेरे और मेरे भाई के बीच में जमीन का बंटवारा हो रहा था और उसी बंटवारे को लेकर मेरा भाई मुझे इस दुनिया से विदा करना चाहता है और उसने मेरे पीछे गुंडे भेज दिए हैं।
इस बात को सुनकर जो चंद्रशेखर होता है उसे भास्कर पर तरस आने लगता है और वो कहने लगता है कि कैसा टाइम आ गया है, भाई ही भाई का दुश्मन हो गया है। खैर छोड़ो इन बातों को, अगर तुम्हें रुकना है तो रात भर तुम यहीं पर आराम कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, और सुबह होते ही चले जाना, क्योंकि रात में अब तुम कहां जाओगे और कहीं तुम उन गुंडों के हाथ लग गए तो तुम्हारी जान को आफत आ जाएगी, और यहीं पर आराम करो। इस बात को सुनकर भास्कर को भी आश्रय चाहिए था और वह कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपके यहीं पर रुक जाता हूं। इसके बाद जो भास्कर होता है वह वहीं पर रुकने लगता है और चंद्रशेखर उसके रुकने का इंतजाम करा देता है। भास्कर वहां पर आराम करने लगा था, लेकिन तभी चंद्रशेखर अपनी पत्नी से बात करता है और यहां पर जो भास्कर होता है उन दोनों के बीच की बातों को सुनता है। पति पत्नी एक दूसरे से अपने दुख को बांट रहे थे, क्योंकि चंद्रशेखर आज जो पैसे कमाकर लेकर आया था वो पैसे तो केवल उसके बच्चे की फीस के लिए ही थे, उसकी पत्नी का इलाज इन पैसों से नहीं हो पाएगा। तो चंद्रशेखर कह रहा था कि ऐसा करो, इनसे तुम्हारा इलाज करा देते हैं और बच्चे की फीस बाद में भर देंगे। लेकिन पत्नी कहती है कि नहीं, बच्चे की पढ़ाई लिखाई जरूरी है, तो पहले तुम बच्चे की फीस भर दो, तो मैं तो बाद में दवाई ले लूंगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। इन सभी बातों को भास्कर सुन रहा था और सुनने के बाद बहुत कुछ सोचने लगता है कि इन लोगों के बीच में चल क्या रहा है। थोड़ी देर में चंद्रशेखर भी उसके पास आकर ही आराम करने लगता है और जब चंद्रशेखर उसके पास आराम करता है तो यहां पर भास्कर उससे पूछने लगता है कि भाई क्या हुआ, तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी के बीच में जो बातें हो रही थी वह मैंने सुनी थी कि तुम्हारे पास पैसे कम पड़ रहे हैं, बच्चे की फीस या पत्नी का इलाज एक ही चीज करवा सकते हो। तो उसके बाद जो चंद्रशेखर होता है वह अपनी आंखों में आंसू ले आता है और कहता है कि हाँ भाई, मुसीबत का समय चल रहा है और मुसीबत के समय में मेरी पत्नी का इलाज और बच्चे की फीस दोनों के दोनों एक साथ आ गए हैं और अब मुझे इनमें से किसी एक चीज को करना होगा और मैं उसी चीज से काफी ज्यादा परेशान हूं। इस बात को सुनकर भास्कर थोड़ा सा आश्चर्यचकित होता है, क्योंकि स्टेशन पर चंद्रशेखर काफी ज्यादा खिला हुआ था, लेकिन घर आते ही उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। तो उसके बाद जो चंद्रशेखर और भास्कर है उन दोनों में बातें होती हैं और बातों के दौरान चंद्रशेखर के बारे में सब कुछ भास्कर को पता चल जाता है। और जब उसे उसके बारे में पता चलता है तो भास्कर को बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि चंद्रशेखर के पास ज्यादा कुछ पैसे रुपए नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ही वह ईमानदारी से जिंदगी जिया करता है। क्योंकि भास्कर ने चंद्रशेखर से कहा था कि अगर ऐसी बात है तो तुम कोई और काम कर लो, क्योंकि मुसीबत के समय में पैसा ही जरूरी होता है और पैसा चाहे कैसे भी कमे। लेकिन तभी चंद्रशेखर कहता है कि नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, पैसा ईमानदारी का ही कमना चाहिए और ईमानदारी का पैसा कभी भी दुख नहीं देता और वह हमारे पास बना रहता है। अगर हम इधर उधर से ऐसे वैसे पैसा कमा ले तो वो पैसा हमारे पास नहीं टिकता है। इस बात को सुनकर जो भास्कर होता है वह निशब्द रह जाता है और उसके बाद वह लोग आराम करने लगते हैं। जैसे दूसरे दिन सुबह होती है तो सुबह सुबह जल्दी उठकर जो भास्कर होता है उस घर से निकल जाता है और यहां से चला जाता है। इसके बाद जो चंद्रशेखर होता है वह उन पैसों में से आधे पैसे अपने बच्चे की फीस के लिए भरता है और आधे पैसों में से अपनी पत्नी की कुछ दवाइयां ले आता है। 2 से 3 दिन और बीत जाते हैं, लेकिन 2-3 दिन बाद फिर से पत्नी को दवाइयों की जरूरत होती है और इस बार जब वह डॉक्टर साहब के पास जाता है तो डॉक्टर साहब कह देता है कि देखो, आपने दवाइयों की कमी करके अपनी पत्नी की बीमारी को और भी ज्यादा बढ़ा लिया है, अब इसके लिए और भी ज्यादा महंगी दवाइयां लगेंगी और हो सके तो अपनी पत्नी को यहीं पर एडमिट करा दो, हम लोग यहीं पर अपने ऑब्जर्वेशन में रख के इसका इलाज करेंगे। तो उसके बाद चंद्रशेखर पूछता है कि कितने पैसों का खर्च आएगा। तो यहां पर जो डॉक्टर होता है वो कहने लगता है कि इसके लिए तकरीबन 20,000 रुपए का खर्चा आएगा, इतना पैसा तो तुम इंतजाम कर ही लो और उसके बाद फालतू पैसे भी लग सकते हैं। इसके बाद जो चंद्रशेखर होता है वह थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और कहता है कि ठीक है डॉक्टर साहब, मैं 1-2 दिन में अपनी पत्नी को लेकर आ जाऊंगा और इतने दिनों में मैं अपने पैसों का इंतजाम कर लेता हूं। डॉक्टर साहब भी उसको जाने के लिए कह देते हैं, लेकिन जो चंद्रशेखर होता है वह इस बात से काफी ज्यादा परेशान है और वहीं पर उसकी पत्नी भी इस बात से परेशान है। अगले दिन सुबह सुबह जब बच्चा स्कूल चला गया था तो दोनों पति पत्नी घर में बैठकर इस बारे में बात कर रहे थे और इन्हीं बातों को लेकर काफी ज्यादा उदास हो गए थे। तभी अचानक से उनके दरवाजे की दस्तक होती है और जैसे ही यहां पर चंद्रशेखर दरवाजा खोलता है तो सामने एक करोड़पति व्यक्ति खड़ा हुआ था, जिसके पास गाड़ी भी थी और अपना ड्राइवर भी था। इसके बाद वह करोड़पति व्यक्ति से पूछता है कि आप कौन हो और आपको किससे मिलना है। तो यहां पर करोड़पति व्यक्ति कहने लगता है कि क्या आपका नाम चंद्रशेखर है। तो यहां पर चंद्रशेखर बताता है कि हाँ, मेरा ही नाम चंद्रशेखर है, बताइए आपको क्या काम है। तो उसके बाद जो वह व्यक्ति होता है वो कहने लगता है कि मुझे आप ही से मिलना है और मैं आपकी पत्नी का इलाज करवाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता चला है कि आपकी पत्नी की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और पैसों की कमी की वजह से आप उसका इलाज नहीं कर पा रहे हो। तो मैं जितने भी पैसे खर्च आएंगे वो सारे पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन आप अपनी पत्नी का इलाज अच्छे से करवाओ। अब इस बात को सुनकर चंद्रशेखर काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि भाई साहब, आज के समय में तो मतलब का जमाना है, लेकिन फिर आप मेरी पत्नी का इलाज क्यों करवाना चाहते हो। तो उसके बाद जो अमीर व्यक्ति होता है वो मुस्कुराने लगता है और कहता है कि भाई साहब, इसके पीछे आपकी अच्छाई छुपी हुई है। अब इस बात को सुनकर चंद्रशेखर हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि मैंने आपके साथ कौन सी अच्छाई कर दी, क्योंकि मैं तो आपसे आज शायद पहली बार मिल रहा हूं, फिर भी आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हो। तो उसके बाद जो अमीर व्यक्ति होता है कहता है कि भाई, अच्छाई
घूमकर अपने पास वापस आ जाती है। तुमने किसी ना किसी के साथ तो अच्छाई की है जो घूमकर तुम्हारे पास वापस आई है। इसके बाद चंद्रशेखर कहने लगता है कि भाई साहब देखो, मैं वैसे ही काफी ज्यादा परेशान हूं, तो आप पहेलियां मत बुझाओ, आप मुझे सीधा सीधा बताओ कि किस कारण से आप यहां पर आए हो मेरी पत्नी का इलाज करवाने के लिए। तो उसके बाद जो अमीर व्यक्ति होता है वो कहने लगता है कि कहानी थोड़ी लंबी है, उसके लिए मुझे अंदर आना होगा, क्या मैं आपके घर में आ सकता हूं? इसके बाद चंद्रशेखर कहता है कि माफ कीजिएगा, मैं तो बातों के दौरान भूल ही गया कि आपको अंदर भी बिठाना चाहिए। और इसके बाद वह अमीर व्यक्ति को अपने साथ अपने घर में ले जाता है और वहीं पर एक जगह बैठा देता है। अमीर व्यक्ति बैठता है और चंद्रशेखर उसके चाय पानी का इंतजाम करने लगता है, लेकिन अमीर व्यक्ति मना करता है, कहता है कि नहीं, चाय पानी की कोई जरूरत नहीं है, आप बैठिए और बातें करते हैं। इसके बाद चंद्रशेखर बैठ जाता है क्योंकि उसे भी जानना है कि क्या कारण है जो अमीर व्यक्ति मेरी पत्नी का इलाज करवाने के लिए आया है। और यहां पर जो अमीर व्यक्ति होता है वह उसे बताने लगता है, कहता है कि भाई साहब, आज से लगभग 7 दिन पहले एक व्यक्ति आपको रेलवे स्टेशन पर मिला था। तो उसके बाद जो चंद्रशेखर होता है उसे याद आ जाता है कि हाँ, एक व्यक्ति मिला था जिसका नाम भास्कर था और वह पिछले 2 दिन से भूखा था। तो उसके बाद अमीर व्यक्ति कहने लगता है कि हाँ, मैं उसी भास्कर की बात कर रहा हूं। दरअसल वो एक चोर था और उसने मेरे ढेर सारी ज्वेलरी चुराई थी। मेरी ज्वेलरी की दुकान है और दुकान में से चोरी करने के बाद वो उन जेवरों को लेकर भाग गया था और मैं हाथ मलता रह गया था। लेकिन यहां पर जब तुमने उसे खाना खिलाया और उसे अपने बारे में कुछ ऐसी बातें बता दी जिन बातों को सुनने के बाद वह आपके यहां से सीधा मेरे पास पहुंच गया और वहां पर जाकर उसने सारी की सारी ज्वेलरी मुझे वापस दे दी। अब इस बात को सुनकर चंद्रशेखर को बड़ी हैरानी होती है क्योंकि वह तो कोई जमीनी बंटवारे को लेकर गुंडे बता रहा था अपने पीछे, और यहां पर यह व्यक्ति उसे चोर बता रहा है। वो कहने लगता है कि भाई साहब, शायद आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि वो तो बता रहा था कि उसके पीछे गुंडे लगे हैं जो कि उसके भाई ने उसके पीछे लगाए हैं ताकि वो जमीन का हिस्सा ना ले सके। लेकिन तभी वो अमीर व्यक्ति हंसने लगता है, कहता है कि भाई साहब, ऐसी बात नहीं है, वो सच में ही चोर है। और जब मैंने उससे पूछा कि तुम मुझे इन्हें लौटाने के लिए क्यों आए हो, तो उसने मुझे तुम्हारी कहानी बताई। और जब मुझे पता चला कि तुम्हारी पत्नी का इलाज पैसों के बिना नहीं हो रहा है, तो जब मेरे पास ज्वेलरी आ गई तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें से तुम्हारी पत्नी का इलाज करवा दिया जाए। तुम ऐसा करो, अभी के अभी अपनी पत्नी को लेकर मेरे साथ बैठो और मैं तुम्हारी पत्नी को हॉस्पिटल में एडमिट कराता हूं और पूरा इलाज का खर्चा मैं खुद उठाऊंगा। इस बात को सुनकर चंद्रशेखर हैरान तो होता है, लेकिन अब पत्नी का इलाज हो रहा था तो उसके बाद वह उसके साथ बैठ जाता है और यहां पर जो वह अमीर व्यक्ति होता है वह उसे अपने साथ बिठाकर सीधा उस हॉस्पिटल में ले जाता है जिस हॉस्पिटल के अंदर उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था। लेकिन वहां पर जाने के बाद इस अमीर व्यक्ति को यह हॉस्पिटल ठीक नहीं लगता है, तो इसके बाद वह एक और महंगे हॉस्पिटल में उसकी पत्नी को ले जाता है और वहां पर डॉक्टर साहब को दिखाकर वहीं पर उसकी पत्नी को एडमिट कर देता है। कहता है कि इसके इलाज में जितना भी खर्चा आएगा आप मुझे बता देना और मैं इनका इलाज करवा दूंगा। इसके बाद अमीर व्यक्ति उसे आश्वासन देता है चंद्रशेखर को और कहता है कि आराम से इलाज करवाओ, कोई भी जल्दी नहीं है, चाहे जितने ही पैसे खर्च आ जाए, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी का परफेक्ट इलाज करवाऊंगा और कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। इसके बाद चंद्रशेखर वहीं पर रहकर अपनी पत्नी का ख्याल रखने लगता है और अमीर व्यक्ति वहां से अपने घर चला जाता है। लेकिन चंद्रशेखर के दिमाग में अभी यह बात चल रही है कि भले ही वो चोर था और उसने मुझसे झूठ कहा था, लेकिन कोई ना कोई तो उसके पीछे लगा हुआ था, क्योंकि इसी तरह से वो छुपते छुपाते उसके पास आया था और उसके साथ साथ छुपते छुपाते ही चल रहा था। इस बात को सोचकर वह भास्कर से मिलना चाहता है, लेकिन उसके पास उसका एड्रेस नहीं है। और उसके बाद वह उस अमीर व्यक्ति से कांटेक्ट करता है, कहता है कि भाई साहब, क्या भास्कर से मेरी मुलाकात हो सकती है? तो उसके बाद वह अमीर व्यक्ति कहता है कि भाई, उसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन एक जगह पर मैंने उसे भेजा था जब उसने मुझसे काम मांगा था, कहा था कि ये लो आपके गहने, आप मेरे पर मेहरबानी कर दो, मुझे कोई ऐसा काम दिला दो जहां पर मैं मेहनत से काम कर सकूं। अगर वहां पर जाकर वो काम करने लगा होगा तो वहां पर आपको मिल सकता है। इसके बाद चंद्रशेखर उससे उसका एड्रेस ले लेता है और यहां पर सीधा वह उस जगह पर पहुंच जाता है जिस जगह के लिए उस अमीर व्यक्ति ने बताया था कि वहां पर मैंने उसे काम के लिए भेजा था। इसके बाद जैसे चंद्रशेखर वहां पर जाता है तो भास्कर वहां पर मेहनत से काम करता हुआ मिल जाता है। दरअसल ये एक गोदाम था जिस गोदाम के अंदर खिलौने बना करते थे और यहां पर जो भास्कर होता है वह एक खिलौनों की गाड़ी को लोड कर रहा था। अब जैसे भास्कर की नजर चंद्रशेखर पर पड़ती है तो उसके बाद वह अपने मालिक से बोलकर आता है कि मेरा दोस्त मिलने के लिए आया है, मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूं। चंद्रशेखर भी उसको आता हुआ देख रहा था और वह भी वहीं पर चुपचाप खड़ा हो जाता है। इसके बाद जो चंद्रशेखर होता है वह भास्कर से मिलता है और मिलने के बाद सबसे पहले तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। कहता है कि भाई भास्कर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी का इलाज हो जाएगा और मेरा बच्चा भी अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सकता है। तो उसके बाद जो भास्कर होता है वह उल्टा उसका धन्यवाद करने लगता है। कहता है कि भाई धन्यवाद तो तुम्हारा, अगर तुम मुझे नहीं मिलते और उस दिन मुझे तुम अपने घर नहीं ले जाते तो मैं इस दुनियादारी को नहीं समझ पाता और मैं आज तक भी चोरियां ही करता रहता। आज मैं तुम्हारी वजह से मेहनत से खाया कमा
करता हूं और कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर चंद्रशेखर कहने लगता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन उस दिन जब तुम मुझसे मिले थे तो कोई ना कोई तो तुम्हारा पीछा कर रहा था। वो कौन था जो तुम्हारा पीछा कर रहा था? क्योंकि भले ही तुमने मुझसे झूठ कहा था, लेकिन पीछा तो तुम्हारा कोई कर रहा था। इस बात को सुनकर जो भास्कर होता है मुस्कुराने लगता है और कहता है कि भाई तुमने सही कहा, उस दिन मेरा पीछा कर रहा था। दरअसल जिस अमीर व्यक्ति के मैंने गहने चुराए थे उसके बारे में कुछ और चोरों को पता चल गया था और वो लोग मेरा पीछा कर रहे थे ताकि वो उन गहनों को मुझसे छीन सके और छीनने के बाद उन्हें अपने काम में ले सके। इसी वजह से वो लोग मेरा पीछा कर रहे थे और उन्हीं से छुपते हुए मैं पिछले 2 दिन से घूम रहा था। इसी वजह से मैं कहीं खोलकर खाना भी नहीं खा सकता था। और उसके बाद तुमने मुझे खाना खिलाया और तुम्हारे घर की कंडीशन और तुम्हारे उन शब्दों ने, जब तुमने मुझसे कहा था कि ऐसे वैसे कामों से पूर्ति नहीं पड़ा करती, मेहनत से कमाना होता है और मेहनत का ही हमारे पास रहता है, उसी वजह से मैं आज मेहनत का काम किया करता हूं और यहां पर अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूं। उसके बाद चंद्रशेखर कहने लगता है कि क्या वो लोग तुम्हें नहीं मिले जो तुम्हारा पीछा कर रहे थे? तो वो कहता है कि वो मिल तो गए थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो गहने मैंने लौटा दिए हैं तो उसके बाद उन्होंने भी मेरा पीछा छोड़ दिया और अब मैं इज्जत की जिंदगी जी रहा हूं। यहां पर मेहनत से भले थोड़े कम पैसे कमाया करता हूं, लेकिन उन पैसों पर मेरा हक होता है और मैं जी खोलकर अपनी जिंदगी को जी सकता हूं। इस बात को कहते कहते भास्कर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद जो चंद्रशेखर होता है वह एकदम से उसे सहारा देता और कहता है कि भाई कोई बात नहीं, देर आए पर दुरुस्त आए, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी अच्छी तरह से व्यतीत होगी। इसके बाद भास्कर भी अपने आंखों के आंसू को पहुंचता है और कहता है कि भाई अगर मेरा कभी परिवार से मिलने का मन करे तो क्या मैं तुम्हारे यहां पर आ सकता हूं? तो उसके बाद चंद्रशेखर कहता है कि भाई ये तुम्हारा ही परिवार है और जब तुम्हारा मन करे जब तुम आ जाना, और जितने दिन तुम्हारा मन करे उतने दिन तुम वहां पर ठहर सकते हो, क्योंकि तुमने मेरे पत्नी का इलाज करवाया है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इस बात को कहकर चंद्रशेखर वहां से वापस लौट जाता है और भास्कर अब मेहनत से काम किया करता है और जब भी उसके पास कुछ पैसे हो जाया करते हैं वह सीधा चंद्रशेखर के पास जाया करता, उसके बच्चे के लिए खिलौने ले जाया करता और उसके लिए कपड़े लेकर जाया करता। इस बात को देखकर चंद्रशेखर बड़ा ही खुश होता है और जब ये कहानी और लोगों में पता चलती है तो लोग यहां पर भास्कर और चंद्रशेखर दोनों की वाहवाही करने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।